तो कल मैं आपको बता रही थी कि जब आप डाइल्यूशन करते हो, मतलब अगर आप पानी डालते हो, है ना, डाइल्यूशन मतलब इंक्रीज इन वॉल्यूम। तो मैंने तुम्हें बोला था कि एक तो इस बात को अपने दिमाग में डाल दो कि डाइल्यूशन का मतलब होता है वॉल्यूम बढ़ना, कंसंट्रेशन घटना। इसीलिए बार बार आपको ये लाइन जब आप लिख रहे हो तो मिल रही है, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन और इंक्रीज इन वॉल्यूम। अब आप कहोगे कि मैम वॉल्यूम बढ़ने से कंसंट्रेशन कैसे घट रही है, तो मैं आपको एक नॉर्मल से एग्जांपल देती हूँ कि अगर आप रूह अफ़ज़ा का पानी बनाते हो, इतना सा रूह अफ़ज़ा का पानी बनाया और रूह अफ़ज़ा ज्यादा चलेगी, तुमने पिया, तुम्हें लगा कि रूह अफ़ज़ा की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो रूह अफ़ज़ा की कंसंट्रेशन घटाने के लिए आप रूह अफ़ज़ा नहीं निकालते, आप उसमें खाली पानी डालते हो। और जैसे ही आप खाली पानी डाल के उसको ड्रिंक करते हो तो आपको लगता है कि रूह अफ़ज़ा कम हो गई, तुमने रूह अफ़ज़ा निकाली नहीं है, बट कहीं ना कहीं पानी डालने से जो भी सल्यूट अंदर होता है, चाहे नमक है, चीनी है, रूह अफ़ज़ा है, वो कम हो जाती है। तो इस चीज को अंडरस्टैंड करो कि डाइल्यूशन का क्या मतलब है, पानी डालना या कंसंट्रेशन घटाना। अब कल हम ये देख रहे थे कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में जब हमने पानी बढ़ाया, यानी कि कंसंट्रेशन घटाई, डाइल्यूशन करी, तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़नी चाहिए थी। ये देखो, कल हम ये डिस्कस कर रहे थे कि जैसे जैसे हम पीछे की तरफ जा रहे हैं, और मैंने ये भी आपको बताया था कि नॉर्मली ग्राफ में हम आगे की तरफ जाते हैं, इसमें हम पीछे की तरफ क्यों जा रहे हैं? हम पीछे आगे कुछ नहीं कर रहे, हम तो डाइल्यूशन कर रहे हैं। डाइल्यूशन इज इंक्रीजिंग द वॉल्यूम, लेकिन बाय चांस ग्राफ वॉल्यूम के साथ नहीं प्लॉट किया जा रहा, ग्राफ किसके साथ प्लॉट किया जा रहा है? कॉन्सेंट्रेशन। तो जब आप वॉल्यूम बढ़ा रहे होगे तो ऑटोमेटिकली कंसंट्रेशन तो कम हो रही होगी ना। तो पीछे जाने का मतलब ये है कि हम पीछे क्यों जा रहे हैं, क्योंकि हम तो डाइल्यूशन कर रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, बट ऑटोमेटिकली कंसंट्रेशन क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। और कल हमने देखा था कि कंसंट्रेशन कम होने से मोलर कंडक्टिविटी बढ़नी चाहिए, और वो बढ़ भी रही थी। तो अभी ये जो मैंने इतनी सारी लाइंस लिखवाई हैं, उसमें वो ये लिख रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की मोलर कंडक्टिविटी धीरे धीरे क्यों बढ़ रही है, मतलब पहले दो से बढ़ी, फिर दो से बढ़ी, दो से बढ़ी, मतलब धीरे धीरे क्यों बढ़ रही है? जबकि अगर आप वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ देखो तो उसमें मोलर कंडक्टिविटी कैसे बढ़ रही है? एकदम से बढ़ रही है। तो उन्होंने बोला, सुनो अब इसका एक्सप्लेनेशन। जैसे मान लो तुमने NaCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाला, हरमन NaCl डाला, इतने से पानी में भी NaCl डालोगे ना, मान लो तुमने 100 मोल डाले हैं, तो 100 के 100 Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में ब्रेक हो जाएंगे। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहता है कि मैं तो 100% आयंस में ब्रेक हो जाता हूँ, चाहे पानी कम भी है। अब जब तुमने डाइल्यूशन करी, अभी भी आयंस तो उतने ही हैं जितने थोड़े से पानी में थे, क्योंकि जब पानी कम भी था तो 100 NaCl कितने आयंस में ब्रेक हो गए थे? 100 Na पॉजिटिव एंड 100। अब जब तुमने पानी बढ़ाया, डाइल्यूशन करी, नवजोत बातें नहीं, तो आयंस तो नहीं बढ़े, क्योंकि जब कम पानी था तब भी कितने थे? 100 Na पॉजिटिव एंड 100। और जब तुमने डाइल्यूशन करी, पानी डाला, तब भी कितने आयंस हैं? 100 Na पॉजिटिव एंड, फिर भी मोलर कंडक्टिविटी क्यों बढ़ी? अगर कम मेरा क्वेश्चन ये है, कौन आंसर देगा कि जब कंसंट्रेशन ज्यादा थी, मतलब जब वॉल्यूम कम था, अगर उसी पॉइंट पे 100 Na पॉजिटिव और 100 Cl नेगेटिव जनरेट हो गए थे, तो पानी बढ़ाने से तब भी तो 100 ही है, आयंस तो नहीं बढ़ रहे। फिर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की मोलर कंडक्टिविटी धीरे धीरे क्यों बढ़ रही थी? क्योंकि वो ये बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं डाइल्यूशन करने से Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव दूर तो चले जाएंगे ना, और दूर जाने से वो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे, एक दूसरे को रिपेल नहीं करेंगे। तो जब अट्रैक्शन और रिपल्शन खत्म होने लगेगी, इसीलिए मोलर कंडक्टिविटी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में बढ़ती है विद डाइल्यूशन। आई अगेन रिपीट, क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब आप डाइल्यूशन नहीं भी कर रहे थे, जब पानी कम भी था, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स ने तो तब भी पूरे आयंस दे दिए थे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स को फर्क नहीं पड़ता कि पानी ज्यादा है या कम, वो तो 100% डिसोशिएट होता है। वो तो कितने परसेंट डिसोशिएट होता है? तो कम पानी में भी मान लो कितने Na पॉजिटिव थे? 100। Cl नेगेटिव भी कितने थे? 100। फिर जब तुमने पानी डाला तब भी तो 100 ही है,
तो हमारे हिसाब से तो कंडक्टेंस बढ़नी नहीं चाहिए, बट फिर भी बढ़ती हुई नजर आई। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि जब आप डाइल्यूशन करते हो और कुछ नहीं, तो वो जो 100 Na पॉजिटिव और 100 Cl नेगेटिव थे वो दूर दूर जाने लग जाते हैं, और जब इनफाइनाइट वॉल्यूम होगा तब तो वो इतने दूर चले जाएंगे कि उनकी मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू को अप्रोच कर जाएगी, जिसको हम लैम्डा एम नॉट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैम्डा एम। तो यही एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे लिखवाई है, अगर आप पढ़ोगे, है ना, यही एक्सप्लेनेशन मैंने आपको लिखवाई है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आर कंप्लीटली डिसोशिएटेड इन सोल्यूशन इवन एट स्मॉल कंसंट्रेशन। यानी कि जब जब कम कंसंट्रेशन भी थी, जब पानी कम भी था, वो तो तब भी डिसोशिएट पूरे हो गए थे। सो द नंबर ऑफ आयंस रिमेन कांस्टेंट। जब आप पानी डाल रहे हो तो आयन 100 के 100 ही हैं, पहले भी 100 थे, अब भी कितने हैं, लेकिन फिर भी मोलर कंडक्टेंस क्यों बढ़ रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं डाइल्यूशन के साथ आयन फार अपार्ट, वो दूर होते चले जा रहे हैं, और दूर होने से क्या फायदा होगा कि वो एक दूसरे पे कोई भी अट्रैक्शन और रिपल्शन नहीं लगाएंगे, और करते 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 एक टाइम आएगा जब उनकी वैल्यू सबसे ज्यादा हो जाएगी, और उसी वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, जो ग्राफिकली हम निकाल लेते हैं। अब आए वीक पे। वीक होते हैं नलायक। नलायक मतलब जब पानी कम है तो तुमने 100 भी डाल दिए, वो तो 60% डिसोशिएट होते हैं। वो कहते हैं तुम 100 डालो, मैं तो 60 ही आयंस दूंगा, 40 आयंस नहीं दूंगा। तो पानी डालने से वो ज्यादा टूटने लगते हैं, और बहुत सारा पानी डालने से वो एकदम टूट जाते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ धीरे धीरे क्यों नहीं बढ़ता? पहले तो बढ़ता ही नहीं है क्योंकि कम पानी में वीक इलेक्ट्रोलाइट आयन देते ही नहीं है, तभी तो वो वीक है। तुमने 100 एसिटिक एसिड, तुमने 100 भी डाल दिए मोल्स, बट ये कितने आयंस देंगे? मे बी ओनली 60, क्योंकि इनकी जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होती है वो 60% होती है। तो आप पानी डाल रहे हो, 60 आयंस हैं, पानी डाल रहे हो, 61 हो गए, फिर एक टाइम आएगा जब पानी डाले वो एकदम से 90% ब्रेक हो गए, तो एकदम से उनकी मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है। बट कभी भी वो एंड वैल्यू, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वैल्यू अप्रोच क्यों नहीं करते? क्योंकि वीक 100% कभी ब्रेक नहीं होते। 100% अगर ब्रेक होंगे तो वो कब होंगे? इनफाइनाइट वॉल्यूम पर। किस वॉल्यूम पर होंगे? लेकिन हम कभी भी प्रैक्टिकली वॉल्यूम इनफाइनाइट कर नहीं सकते। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या फायदा था? वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में, जो बॉयज पीछे अपना काम करे ना, ये मैं भी अभी आपको कुछ मेल में दिखाऊंगी, तो अब आपकी आंखें खुलेंगी, देख लो। अभी अभी मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में फायदा क्या था कि चलो धीरे धीरे बढ़ रही थी, स्ट्रेट लाइन में बढ़ रही थी, तो हम पीछे एक्सटेंड करके हमें पता लग गया कि इनफाइनाइट वॉल्यूम पे वो क्या वैल्यू देंगे। वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में तो हम पीछे भी नहीं एक्सटेंड कर सकते। क्यों नहीं पीछे की तरफ एक्सटेंड कर सकते? क्योंकि कर्व का बिहेवियर प्रिडिक्टेबल नहीं होता, लाइन तो पता है ना वैसे ही जाएगी। तो मैंने यहाँ पे यही एक्सप्लेनेशन लिखवाई है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में जो कर्व आता है वो एक एक्सपोनेंशियल कर्व आता है, क्योंकि वो पहले तो ब्रेक नहीं होते, फिर एकदम से ब्रेक हो जाते हैं। तो क्योंकि ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आता, हम उसको पीछे की तरफ एक्सटेंड नहीं कर सकते। पीछे की तरफ एक्सटेंड नहीं कर सकते तो हमें कौन सी वैल्यू वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में ग्राफ से नहीं मिल सकती? करेस्पॉन्डिंग टू इनफाइनाइट वॉल्यूम, जिसको लैम्डा एम इन्फिनिटी बोलते थे। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज हमने अगला टॉपिक पढ़ना था, कोलराश लॉ। कोलराश लॉ ने कहा कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स जिनका ग्राफ कर्व की फॉर्म में आता है, जिस वजह से आप उसको पीछे की तरफ एक्सटेंड नहीं कर सकते, और नहीं कर सकते तो इनफाइनाइट वॉल्यूम पर वो क्या वैल्यू देंगे? प्रैक्टिकली तो तुम वॉल्यूम इनफाइनाइट कर ही नहीं सकते, ग्राफिकली भी तुम ग्राफ को पीछे की तरफ एक्सटेंड नहीं कर सकते। तो हमने कल क्या प्रॉब्लम फेस करी थी कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में हम कौन सी मोलर कंडक्टिविटी नहीं फाइंड आउट कर सकते? करेस्पॉन्डिंग टू। तो उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज हमने क्या पढ़ना था? कोलराश लॉ। तो अभी मैं कोलराश लॉ शुरू करवाऊं, और अगर किसी को बाय चांस अभी ये टॉपिक समझ नहीं आया तो वो इस वजह से नहीं आया क्योंकि तुमने कल लेक्चर नहीं लगाया। कल हमने इस पे पूरी डिस्कशन करी थी, आज तो हमने सिर्फ लिखा है। तो अगर बाय चांस अगर कल किसी ने लेक्चर नहीं लगाया तो मैं कल वाला लेक्चर अपलोड कर दूंगी। प्लीज, इट इज योर ड्यूटी कि आप अपना पिछले वाला पढ़ो। अब मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ कोलराश लॉ से चलने से पहले, अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा, ये देखो, ये जीमेल खोल के, ये हर्षिल स्टूडेंट का पेपर
ये देखो यही करा रही हूँ मैं तुम्हें कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इसको डाउनलोड कर ले पहले, होएगी डाउनलोड? नहीं दिख रहा है सबको वैसे, अगर ये जूम ना भी हो। यही चीज हम कर रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग लाइट का कर्व स्ट्रेट लाइन में वेरी होता है, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट का कर्व की फॉर्म में होता है। यही चीजें डिस्कस कर रही हूँ। सेम चीज सीबीएसई 2026 में आ रखी है। अभी अभी जो पेपर हुआ है, उस लड़की ने अपना पेपर स्कैंड कॉपी निकलवाई थी। शी केम टू मी, इतना अच्छा लिखने के बाद भी 3 में से उसको कितने नंबर मिले हैं? 2.5। मतलब इससे बेटर क्या लिख सकता है कोई? आप कहोगे कि मैम ग्राफ भी बना दिया, स्ट्रॉन्ग का भी बना दिया, वीक का भी बना दिया। ग्राफ के देखो 1 मार्क्स ही हैं। अब देखो चेकिंग कैसे होती है। लड़की ने ग्राफ सही बनाया है, स्ट्रॉन्ग का स्ट्रेट लाइन दिखाया है, वीक का कर्व की फॉर्म में दिखाया है, तो 1 मार्क ग्राफ के मिल गए। उसके बाद नंबर कहाँ घटे मैं आपको वो बता रही हूँ। अभी कोलराज लो जो मैंने तुम्हें पढ़ाना था, उसकी डेफिनेशन सही लिखी है, उसके 1 मार्क्स मिल गए। अब उसने यहाँ पे लिखा है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स आर मोस्टली डिसोशिएटेड, जो मैंने अभी आपको बताई थी बात कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो कम पानी में भी डिसोशिएट हो जाते हैं, सो हो जाते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता कि पानी कम है या ज्यादा। एंड हेंस व्हेन दे आर डाइल्यूटेड, तो जब हम उनको डाइल्यूट करते भी हैं, देयर इज ओनली अ स्मॉल इंक्रीज, तो मोलर कंडक्टिविटी धीरे धीरे बढ़ती है, क्योंकि आयंस तो उतने ही है। पहले भी 100 थे, अब भी कितने हैं? 100। देखो सही लिख रही है ना सारी चीज। Does the value there is only a small increase in the molar conductivity, thus the value of limiting molar conductivity at infinite dilution can be obtained from the graph। इसमें उन्होंने 0.5 दे रखा है। इसमें इन्होंने 0.5 क्यों काटा है? क्योंकि क्वेश्चन ये पूछ रहे थे कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्यों फाइंड आउट हो सकती है और वीक इलेक्ट्रोलाइट की क्यों नहीं हो सकती। तो उसको ये लिखना था कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की इसीलिए फाइंड आउट सकते हैं क्योंकि ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ रहा है। ग्राफ क्या आ रहा है? और स्ट्रेट लाइन को पीछे की तरफ एक्सटेंड कर सकते हैं। उन्होंने ये लाइन तो लिखी नहीं, बाकी सारी बात सही लिख दी कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पहले ही आयंस में टूट जाते हैं, तो डाइल्यूशन के साथ आयंस उतने नहीं बढ़ते, तो स्मॉल इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, स्मॉल इंक्रीज हो रहा है, बट क्वेश्चन ये थोड़ा पूछ रहे हैं। क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि ये जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होती है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में ही क्यों निकल सकती है? क्योंकि इसका आंसर था कि उनका ग्राफ क्या आता है? straight line, hence it can be extended, so that is why we can find lambda m naught। अब उसके टीचर ने पढ़ के 0.5 मार्क्स काटे हैं ना, ये थोड़ा कि जो उसने लिखा है सही लिखा है, बट रेलिवेंट टू क्वेश्चन तो लिखा ही नहीं। क्वेश्चन तो ये पूछ रहा है कि लैम्डा एम नॉट की वैल्यू आप स्ट्रॉन्ग के केस में तो फाइंड आउट कर सकते हो, वीक के केस में क्यों नहीं फाइंड आउट कर सकते? उसके ग्राफ से ही पता लग रहा था कि स्ट्रेट लाइन का ग्राफ मोलर कंडक्टिविटी का कैसा आता है? स्ट्रेट लाइन। इसीलिए हम इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड कर 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 करके वो पॉइंट निकाल सकते हैं जो जीरो कंसंट्रेशन के करस्पॉन्डिंग होता है। और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में ग्राफ कैन नॉट बी एक्स्ट्रापोलेटेड। अब इसने वीक के बारे में सही लिख दिया है कि ग्राफ को पीछे की तरफ एक्सटेंड नहीं कर सकते, तो इसका भी उसको 1 मार्क मिल गया। लेकिन स्ट्रॉन्ग की सिर्फ उसने इतनी चूक कर दी, बाकी सारा बता दिया कि वीक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पहली आयंस में डिसोशिएट हो जाते हैं, तो आप डाइल्यूशन कर भी देते हो तो आयंस बढ़ते नहीं है, तो देयर इज अ स्मॉल इंक्रीज, बाकी सारा लिख दिया। लेकिन यही पॉइंट नहीं लिखा कि क्योंकि ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है, इसी वजह से हम उसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करके लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू निकाल पाते हैं, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में निकाल नहीं सकते। तो इतना सुंदर अच्छा आंसर लिखने के बाद भी अगर आपने रेलिवेंट पॉइंट ही नहीं लिखा, टीचर has not shown you any kind of mercy। उन्होंने यहाँ पे 0.5 मार्क्स काट लिए, और वो सिर्फ मुझे इस क्वेश्चन के लिए नहीं, उसने पेपर निकलवाया था। उतने सुंदर हैंड राइटिंग वाली लड़की, आप जज कर सकते हो कि उसने सारे आंसर्स ही ऐसे लिखे होंगे। शी स्टिल गॉट 77 मार्क्स, उसके 100 में से 77 आए हैं। शी वॉज एक्सपेक्टिंग 90 प्लस, और वो 90 प्लस वाली ही लड़की है। उसके 10th में भी 95% आए थे। और आप देख सकते हो विद द हैंड राइटिंग एंड विद द वे ऑफ प्रेजेंटेशन कि उसने ऐसा ही पेपर अटेम्प्ट करा है। बट सीबीएसई ये नहीं कि आपने कुछ भी लिख दिया कि टीचर कहे कि स्ट्रॉन्ग ग्राफ ठीक बनाया, वीक ठीक बनाया, लिखा भी ठीक होगा, नंबर दे दो। उन्होंने देखा है कि मेन पॉइंट तो लिखा नहीं कि स्ट्रेट लाइन जा रही है, बट दैट इज व्हाई वी कैन एक्स्ट्रा। अच्छा, नहीं तो कोई और टीचर होगा वो सोचेगा कि वीक के बारे में तो लिख दिया ना कि वीक का ग्राफ कैन नॉट बी एक्स्ट्रापोलेटेड, तो पूरे नंबर ही दे दो। लेकिन स्ट्रॉन्ग के बारे में ये नहीं लिखा कि स्ट्रेट लाइन आ रही है तो पीछे की तरफ एक्सटेंड हो सकता है, उसके नंबर 0.5 काट दिए।
why I'm showing you all this? Why I'm showing you all this? To open your eyes. कि जब आपको कोई टॉपिक पढ़ा रहे होते हो, तुम कभी बीच में सो जाते हो, बीच में जोन आउट हो जाते हो, तो कुछ पॉइंट चला गया, कुछ पॉइंट रह गया, तो जब आप पेपर में आंसर लिखते हो तो जो पॉइंट तुम्हें याद रह जाता है वो लिख देते हो। जो अब डीएनए का स्ट्रक्चर अभी मैं टेस्ट में चेक कर रही हूँ, स्पेसिफिकेशन 3.4 नैनोमीटर दी है, बट पता ही नहीं है कि कहाँ से कहाँ 3.4 नैनोमीटर होता है। ये थोड़ा कि डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बना के कहीं भी तुम 3.4 नैनोमीटर लिख दोगे। 3.4 नैनोमीटर कहाँ से कहाँ है वो मैटर करता है। कई बच्चों ने डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बनाया है, कोई लेबलिंग ही नहीं करी कि इतना डिस्टेंस कितना है, इतना डिस्टेंस कितना है, फिर नंबर थोड़ा मिलेंगे। और अगर मैं, अरे डायग्राम में लेबलिंग तो इम्पोर्टेंट है, नहीं नंबर काटूंगी मैं। जिन बच्चों ने सुनो, क्लोज। मैं एक बात आपको बता देती हूँ, जिन्होंने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर डीएनए का ऐसे बनाया है, एडेनिन थाइमिन के साथ पेयर हो रहा है, साइटोसिन गुआनिन के साथ। 3 नंबर का क्वेश्चन है, तुमने ये नहीं बताया कि यहां से लेकर यहां तक कितना डिस्टेंस होता है। 3.4 अगर बताया है तो वो कितने बेसिस आते हैं वो नहीं मेंशन, एक टर्न में 10 बेसिस आते हैं ये नहीं मेंशन। तो तुम्हें क्या लगता है मैं 3 नंबर दे दूंगी सिर्फ ये सीढ़ियां बनाने का? मैं 1 2 या, और यू नो व्हाट, तुम खुद बताओ, जो तुम सीबीएसई की चेकिंग देख रहे हो, अगर तुम्हें थोड़ी सी समझ आई है चेकिंग, क्योंकि मैंने तुम्हें रेलिवेंट टू द टॉपिक ही आंसर दिखाया है, मैंने तुम्हें कोई और आंसर नहीं दिखाया उस लड़की का। उस लड़की के मेरे पास और आंसर्स के भी स्क्रीनशॉट है, बट मैंने ये ग्राफ वाला आंसर ही क्यों दिखाया है, क्योंकि ये आप अभी भी पढ़ रहे हो तो शायद आप कनेक्ट कर पाए हो, और कनेक्ट करके तुम इतना जज कर पा रहे हो कि कुछ भी लिखने का या कुछ पॉइंट मिस करने के नंबर कटते हैं। चाहे टीचर को पता भी है कि बच्चे ने सारा ग्राफ सही बनाया है, वीक के बारे में भी सही लिखा है, स्ट्रॉन्ग के बारे में भी काफी हद तक सही लिखा है, सिर्फ एक पॉइंट चूक दिया और वही पॉइंट ही क्योंकि पूछा था तो उसने उसके 0.5 मार्क्स काट लिए। तो तुम वहां से जज करो कि जब मैं तुम्हारे टेस्ट चेक करती हूँ, अगर मैं लीनियंसी दिखाने लग जाऊंगी, डीएनए का स्ट्रक्चर बनाया है, स्पेसिफिकेशन नहीं लिखी, मैंने नंबर दे दिए, तो अब जो बायोमोलिक्यूल का पूरा टेस्ट होगा तुम तब भी डीएनए का स्ट्रक्चर वैसे ही बनाओगे, क्योंकि तुम्हें पता है कि मैम तो नंबर दे देती है। बल्कि तुम्हें तो मुझे उल्टा कहना चाहिए कि मैम डिडक्ट आवर मार्क्स। आपको मेरे से मार्क्स बढ़वाने की या इस बात की डिस्कशन नहीं होनी चाहिए कि मैम आप उसके नंबर काटोगे। उल्टा आप सोचो कि मैम जितने काट सकते हो काटो, सो दैट आपकी फिर हैबिट ही वही बढ़ जाएगी पढ़ने की। आप जब डीएनए का स्ट्रक्चर अगली बार पढ़ रहे होगे ना, आपके दिमाग में याद रहेगा कि स्ट्रक्चर में मैं देख लूं पहले टर्न का डिस्टेंस कितना है, नहीं तो मैम नंबर काट लेगी। और कोई ज्यादा नहीं है, 0.34 नैनोमीटर नहीं लिखा हुआ बच्चों ने, तो मैं नंबर तो काटूंगी। और 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया है। प्लीज एक बात तो समझ लो कि यहाँ के मार्क्स कोई मैटर नहीं करने, यहाँ की कोई इंटरनल असेसमेंट नहीं जानी, ज्यादा आपके पेरेंट्स के ग्रुप में नंबर जाते हैं। किसी दिन तुम्हारे जरूरत से कम आएंगे तो मैं आपको नहीं लिखूंगी, बिकॉज यहाँ पे मकसद तुम्हें इम्प्रोवाइजेशन का है। यहाँ पे कोई मकसद ये नहीं है कि तुम्हारी पेरेंट्स को कंप्लेंट की जाए, तुम्हारी पिटाई हो, तुम्हारी डांट पड़े। द ओनली पर्पस इज कि आप चीजें सीखो, लेकिन आपका एटीट्यूड ही नहीं है। जब मैं लिखवा रही हूँ तो तुमने गप्पे मारनी है। लिखवा क्यों रही हूँ, मैं घर के लिए भी भेज सकती हूँ। अब आप मानोगे नहीं, मेरे पास यहाँ पे ये नोट्स भी पड़े हैं जो मैं टॉपिक लिखवा रही हूँ, एक और कॉपी भी मैं फॉलो कर रही हूँ, कहाँ गई वो पता नहीं। 3 नोटबुक्स को रेफर करके नोट्स बनवा रही हूँ। पिछले साल भी नहीं करा था, क्योंकि इस बार 2026 ने चेकिंग ही ऐसे करी है विच हैज स्कियर्ड मी। तो मतलब जितनी भी मेरी एनालिसिस रही है पिछले 2 महीने से, मैं उससे चेंजेस ला रही हूँ कि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ऐसा लिखना है, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ऐसे लिखना है। उस वजह से भी कई बार नोट्स मैं घर के लिए नहीं देती कि यहीं बैठ के बनाओ, और आप उसकी भी रेलिवेंस नहीं समझते हो। व्हेन वी कम टू योर क्लास, जब एक क्लास यहाँ पे टीचर लेने आती है ना, चाहे मेरे को 12-15 साल हो गए पढ़ाते, हम बिना पढ़े नहीं आते, बिना मेहनत करे नहीं आते, कितना कुछ देख के आते हैं। अब ये जो मैंने हर्षिल वाली फोटो है, कहीं ना कहीं मेरे बैक ऑफ द माइंड में याद था ना मुझे
कि हाँ इसने जो स्कैन, अब उन्हें पूरा पेपर थोड़ा मेरे पास दिया हुआ, उसने मेरे को उन क्वेश्चंस की स्क्रीनशॉट भेज रखे हैं जिसमें उसको डाउट है कि मैम इसमें 0.5 क्यों कटे हैं। तो मेरे को तो याद था ना कि आज मैंने तुम्हें ये टॉपिक कराना है, तो मैं तुम्हें ये फोटो दिखाऊं। तो हमारे बैक ऑफ द माइंड में वो सारी चीजें चलती रहती हैं कि बच्चों की कहाँ से गलती हो रही है, वो गलती फ्यूचर में ना हो, है ना। लेकिन उसके लिए आप कोऑपरेट ही नहीं करते। अब मुझे एक बात बताओ, कभी किसी ट्यूशन में ऐसा हुआ हो कि बायोमोलिक्यूल्स का टेस्ट है, कार्बोहाइड्रेट का अलग लिया है, प्रोटीन का अलग लिया है, विटामिन डीएनए आरएनए का अलग लिया है, और विटामिन डीएनए आरएनए का जो बच्चे क्लास में बोलने आए थे मैम आता नहीं, उनको उस दिन दोबारा पढ़ाया, दोबारा उस दिन टेस्ट वाले दिन पढ़ाया कि कोई बात नहीं, पढ़ के ही दोबारा दे दो। तो इतनी मेहनत क्यों करी जा रही है? ओनली फॉर यू गाइज, यू हैव टू अंडरस्टैंड। और तुम उस चीज से भाग रहे हो, है ना। तो प्लीज आपको ये चीजें समझनी पड़ेंगी कि अ टीचर इज देयर फॉर यू टू कोऑपरेट विद यू इन ऑल द टर्म्स। और मेरा कंसर्न हर बच्चा, चाहे वो इंटेलिजेंट है, चाहे वो वीक है, चाहे वो हाई आईक्यू वाला है, चाहे वो लो आईक्यू वाला है, मेरी सिर्फ एक ही कोशिश रहेगी कि उसकी मदद हो सके कि उसके नंबर अच्छे आ जाएं। तो जो भी मैंने 2-3 महीने से एनालिसिस करी है, आई एम डूइंग दिस फॉर यू ऑल। सिर्फ मेरा मकसद यहाँ पे सिलेबस खत्म करना या तुम्हारे से फीस लेके अपना सिलेबस खत्म करना नहीं है। इट इज लाइक यू आर माई किड्स। तो अगर मैं अपने बच्चे को जैसे पढ़ाऊंगी ना कि मेरा बच्चा मेहनत करके उसको कोई कमी ना रहे, वही वही इंटेंशन है, बिलीव मी, द इंटेंशन इज ओनली दैट। जब किसी बच्चे का टेस्ट गलत होता है ना, अभी मैं कल भी 11th वालों की मैंने एक एक्स्ट्रा क्लास लगाई है, उन बच्चों ने क्या करा, नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास जो गिवन होता है वो होता है, और मोलर मास तुम्हें पता है कि जो NaCl का मोलर मास है 23 + 35। उस लड़की ने क्या किया, गिवन मास गिवन नहीं था। तो जब गिवन मास गिवन नहीं होता ना, तो कई बार क्या होता है, डेंसिटी के फॉर्मूले में मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी और वॉल्यूम की वैल्यू पुट करके मास निकाल दिया जाता है। उस लड़की ने उस क्वेश्चन में क्या किया, डेंसिटी के फॉर्मूले में जिसकी मदद से मास निकालना था, उसने मास मोलर मास वाला पुट कर दिया। अब उसको लगेगा मैम ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, मैं उसको 10 बार सुना चुकी हूँ इस चीज के पीछे कि यार डेंसिटी के फॉर्मूले में जो मास है, अगर तुमने वो मोलर मास ही पुट करना है, फिर तो डेंसिटी देने का कोई रेलिवेंस ही नहीं रह गया। हर बार मास तुम मोलर मास वाला निकालो और पुट कर दो। मतलब मास, गिवन मास और मोलर मास अलग अलग होते हैं। बच्चों को ये चीजों की क्लैरिटी नहीं है, तो ये चीजें तो मुझे परेशान करती हैं कि इतनी मेहनत करने के बाद भी तुम ऐसे ऐसे ब्लंडर्स करते हो टेस्ट में, और फिर एक्सपेक्ट करते हो कि मैम मार्क्स नहीं दे रहे आप। मुझे आपके मार्क्स काटने का कोई शौक नहीं है, बट CBSE हैज प्रोवोक्ड मी टू डू द स्ट्रिक्ट चेकिंग। आज से पहले मैं भी ऐसे चेकिंग करती थी कि पॉजिटिव चेकिंग करो, बच्चों को मोटिवेट करो, बट फालतू का मोटिवेट करके मुझे कोई फायदा नहीं है। मैं यहाँ पे थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाऊं, यहाँ पे तुम्हारी स्ट्रिक्ट चेकिंग करूं, ताकि तुम अगली बार वही टॉपिक और शिद्दत से पढ़ोगे कि DNA के स्ट्रक्चर में स्पेसिफिकेशन देनी जरूरी है। विटामिन का टॉपिक कर रहा हूं तो विटामिन A का केमिकल नेम रेटिनॉल मुझे पता होना चाहिए। उसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है, लाइट ब्लाइंडनेस या जीरोफ्थैल्मिया, मुझे पता होनी चाहिए चीजें। स्कर्वी विटामिन C की कमी से होता है, बट कई बार ऑप्शन में विटामिन C होगा ही नहीं क्योंकि उसका केमिकल नेम एस्कॉर्बिक एसिड दिया होगा। तो ये चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी। तो विद दैट आई जस्ट वांट टू टेल यू दिस कि अगर आप हाफ हार्टेडली करोगे तो आप उस लड़की को देख लो, जो लड़की का मैंने आपको आंसर दिखाया है, और आप ये समझ गए होगे कि वो लड़की तो हाफ हार्टेडली पढ़ने वाली नहीं थी। शी यूज्ड टू सिट हियर, फर्स्ट बेंच पे बैठती थी वो, और 95% एक्सपेक्ट कर रही थी ओवरऑल 12th में। और तुम्हें पता है उसके साथ और क्या गलत हुआ है? केमिस्ट्री में 77 मार्क्स आए 100 में, स्ट्रिक्ट चेकिंग होने की वजह से। ओवरऑल परसेंटेज 89 पॉइंट समथिंग पे आके अटक गई। अब उस लड़की ने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग करनी थी, जहां पे उसको 90% पे 50% स्कॉलरशिप मिल जाती, यानी कि अगर उसके 12 लाख लगने हैं उसके 6 लाख लगते। तो अब उसको तो 12 लाख देने पड़ेंगे ना। 89 पॉइंट पे आके अटकना का दुख क्या होता है ना, वो तभी पता लगता है जब वो चीज आपके साथ होती है। अब अगली ने रीचेकिंग डाली है एंड होपफुली आई एम जस्ट विशिंग कि उसके नंबर बढ़ जाए, बट अभी तक तो वो टेंशन में है ना, 1 मंथ में आ ही जाता है रिजल्ट, तो अभी तक नहीं आया, अभी तक तो वो टेंशन में है ना। तो यार इन चीजों को समझो,
इन चीजों को इन डिटेल्स को नहीं समझोगे तो इतनी मेहनत करने के बाद भी 80s में नंबर आके अटक जाएंगे, 70s में नंबर आके अटक जाएंगे, फिर बाय द एंड ऑफ द ईयर आई विल नॉट बी एबल टू हेल्प यू गाइज। वो लड़की मेरे पास आई है, मैंने उसको ज्यादा ज्यादा यही कहा है कि यार देख ले, इवैल्यूएशन डाल के देख ले, शायद टीचर नंबर बढ़ा दे। मैं भी तो यही कहूंगी। नहीं, बाकी आंसर्स में बढ़ने की इसमें तो चलो बढ़ने की पॉसिबिलिटी नहीं थी, पर बाकी क्वेश्चन में उसकी बढ़ने की पॉसिबिलिटी थी। तो आज से सीरियस हो गए लाइफ में? क्या सीरियस हो गया? अगला टेस्ट किसका है? बायो पूरे चैप्टर का है ना, लेकिन तुम्हें पूरे चैप्टर का नहीं लगना चाहिए, सारा हो चुका है एक बार, तो अब बस तुम्हें रिवाइज ही करना है। कब दोगे टेस्ट? मैंने संडे प्लान किया था, बट दूसरे बैच में बच्चे बोल रहे हैं कि संडे ना लिया जाए। तो व्हाट अबाउट यू गाइज आर रेडी टू गिव यू ऑन संडे? मंडे के संडे? हाउ मेनी ऑफ यू से संडे? क्योंकि क्या होता है कि अगर आपकी वोटिंग के बिना टेस्ट ले लेते हो, बच्चे आते नहीं है। बताओ हर्ष, बातें नहीं। यू वुड लाइक टू गिव टेस्ट ऑन संडे और मंडे? फुल चैप्टर किसका? मेरी एक बात सुनो, अगर फिजिक्स का है भी है ये चैप्टर, तो तुमने ऑलरेडी दिया है ना सुमेधा, तीनों टेस्ट इंडिविजुअली दिया है ना। बायोमोलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट का अलग से दिया, प्रोटीन का, हाँ प्रोटीन का दिया है, विटामिन डीएनए आरएनए दिया है, तो तूने सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही पढ़ने हैं। पता है क्या, अगर हम एक एक बच्चे की सुनेंगे, संडे दे दें फिर? चलो कल हम क्या हो गया क्या टाइम? कल हम शुरू करेंगे कोलराश, और कोलराश लॉ से पहले असाइनमेंट दे दो अपनी सोल्यूशन वाली भी, और मैंने कौन सी असाइनमेंट दिया है? बायोमोलिक्यूल। और पढ़ना शुरू करो, नहीं तो ऐसे नंबर कटेंगे, कहीं से 0.5, किसी से 1, किसी से 2, और करते करते ओवरऑल नंबर कम हो जाएंगे। लग रहा है ना? मतलब अभी तो मैंने तुम्हें एक क्वेश्चन इसलिए दिखाया है क्योंकि तुम इसी से कनेक्ट कर पाओगे। अगर मैं तुम्हें इनके बाकी आंसर दिखाऊं तो इसमें भी नंबर काटे हैं, इतना अच्छा लिखने के बाद भी नंबर। और तेरे को तो वैसे भी प्रेजेंटेशन की बहुत जरूरत है, तेरे को तो प्रेजेंटेशन की बहुत जरूरत है, इससे बेटर प्रेजेंटेशन हो सकती है। चेक देख कैसे किया, डेफिनेशन से ही 1 मार्क, ग्राफ से ही 1 मार्क, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में कमी लगी 0.5, वीक इलेक्ट्रोलाइट सही है तो 1, फिर प्लस कर कर करके नंबर। मतलब इन्होंने टोटली इसके 0.5 काट दिया ना। तो लेंथ नहीं मैटर कर रही ना, उन्होंने ये देखा कि तुमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बारे में ये नहीं लिखा कि उसकी लाइन को एक्सटेंड कर सकते हैं, की पॉइंट ही नहीं लिखा। तभी तो मैं बार बार बोल रही हूँ कि लेंथ मैटर नहीं कर रही, की पॉइंट होना चाहिए। वो